मैं विवेक कुमार अमर, अतिथि शिक्षक इतिहास विभाग, महाराजा हरि बल्लभ कॉलेज, सोनबरसा, सहरसा। आप सभी छात्रों का मेरे पहले ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम स्नातक प्रथम खंड यानी बीए पार्ट 1 के छात्र छात्राओं के लिए सब्सिडियरी पेपर यानी अनुषांगिक पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राचीन कालीन घटना का प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर ऐसा लेखन जिससे कि हम सीख लेकर वर्तमान को और बेहतर बना सके इतिहास कहलाता है। अतीत को वर्तमान के नज़रिए से देखने का मतलब है वर्तमान को अतीत के नज़रिए से देखना। जब हम इतिहास के स्रोतों की चर्चा करते हैं तो हमारा उद्देश्य इतिहास रूपी भवन के निर्माण के लिए ढेरों मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत को पूरा करना होता है और वो कच्चा माल तथ्य होता है और वो जितना प्रामाणिक रहेगा इतिहास रूपी भवन उतना ही मजबूत बनेगा। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय इतिहास में स्रोतों की कोई कमी नहीं है, पर वह स्रोत इतिहास कितने कहे जाएंगे इस बात पे संदेह है, मतलब वो सब पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। चलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। स्रोत के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, मतलब जिसके माध्यम से हम इतिहास का लेखन करते हैं। और इतिहास मतलब सिर्फ कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं, इतिहास मतलब जो चीज़ लिखा गया वो निश्चित ही पहले हुआ है, क्योंकि वो निश्चित प्रमाण के सहारे लिखा गया। वो किस तरह के प्रमाण होते हैं इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की ओर देखते हैं। प्राचीन भारतीय के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य मतलब साहित्य जो कि लिखा गया है पहले के ग्रंथों में, या कुछ मतलब कि लेखकों ने लिखा, इतिहासकारों ने लिखा, या दरबार में लिखा गया, या विदेशी लोगों ने लिखा, ये सब साहित्यिक स्रोत में आएंगे। और पुरातात्विक स्रोत में जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख, जैसे अशोक के ढेर सारे अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख पर ही इतिहास लिखने का प्रयास किया था एक इतिहासकार ने। इसी तरह स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ एवं बर्तन, ये सब क्या है, इन सब स्रोतों के आधार से इतिहास का लेखन किया जाता है। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। अब भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि ये जो भारतीय साहित्य, इसको दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहला जो विभाजन है वो ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में आते हैं वेद, जो कि चार है, आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, कौशिकी, गोपथ, आरण्यक, तैत्तरेय, मैत्रायणी, ऐतरेय, उपनिषद, छांदोग्य, कनु, बृहदारण्यक। इसी तरह वेदांग, ब्राह्मण, ये सब हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करें। वेदांग क्षेत्र शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी तरह उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इसी तरह महाकाव्य, रामायण और महाभारत। पुराण में, पुराण तो वैसे 18 थे, इसमें से कुछ का हम उदाहरण दे रहे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। इस तरह स्मृति ग्रंथ, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये सारे साहित्य ये जो है ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में। ये ऋग्वेद, वेद में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। और उसके बाद वाला यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बाद वाला है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद वाला काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इसका समय है 1500 से 1000 ईस्वी। और इसके बाद वाला काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है, जिसमें कि बचे हुए
वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। तो ये काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 से 600 BC। तो ये जो वेद का कालीन ग्रंथ है, मतलब वेद है, ये सब इस सब में इतिहास की कुछ कुछ बातें मिलती है। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और इसी तरह जो भी ये सारे ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, इसके बारे में हम अभी चर्चा की है, इन सब से इतिहास की कुछ कुछ जानकारियाँ मिलती है। ये सब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में, साहित्यिक स्रोतों के रूप में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें रामायण महाभारत से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। महाभारत काल का जो हस्तिनापुर स्थल था, तो वहाँ मतलब कि उसके बारे में वर्णन, उसके कुछ पुरातात्विक स्रोत भी कहीं कहीं मिले हैं। इसी तरह पुराण, स्मृति, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आती है। ये सब इतिहास के स्रोतों के रूप में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पर ये पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, इनमें से कुछ कुछ पार्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखते हैं धार्मिक साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक। त्रिपिटक आप जानते हैं कि बौद्ध साहित्य में, मतलब बौद्ध धर्म की बातों को 3 पिटक में, 3 पिटकों में लिखा गया। सबसे पहले यही पिटक ही बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। ये सबसे पहले पिटकों में ही बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा हुई। तो ये 3 थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद मिलिंद पन्नो है, दिव्यावदान है, बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष की रचना है। ये सारी चीज़ें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में आते हैं। इसी तरह जैन साहित्य में देखेंगे, जैन साहित्य में देखिए, जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वम, ये सारे ग्रंथ ऐतिहासिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। ये जैन साहित्य में, ये ऐतिहासिक स्रोत में, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के रूप में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो भगवती सूत्र है या बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय है, इसी दोनों में वर्णन मिलता है 16 महाजनपद के बारे में। इसी तरह हम ये हो गए धार्मिक साहित्य। अब देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत को पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है कि भारतीय साहित्य में, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य पढ़े, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसी तरह हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो है वैसे अर्थशास्त्र, पर इसमें पूरे समाज के नियमों का, राजनीति की चर्चा है। इस तरह राजतरंगिणी कल्हण की रचना है, जिसे पहला भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि पूरा स्रोतों पर लिखा गया, जो इतिहास के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। स्रोतों के आधार पर लेखन, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर लेखन पहली बार लिखने का प्रयास किया गया था कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी में ये कश्मीर के इतिहासकार थे। इसी तरह पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और ये मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना है। फिर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी तरह हर्षचरित कादम्बरी, ये सब बाणभट्ट की रचना है। ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, किसी खास धर्म से इनका जुड़ाव नहीं है, लेकिन सब इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह संगम साहित्य है, जो कि दक्षिण भारत का साहित्य हजारों वर्ष चला। ये तीन संगम जो हुए, तो इनके बारे में कहा जाता है, वैसे किंवदंतियाँ ही है, लेकिन ये सब तो इतने सालों वाली बात भले ही सच न हो, लेकिन साहित्य तो है, प्राचीन कालीन वर्णन तो है। इसमें शिल्पाधिकारम है, मणि मैकले है, जीवक चिंतामणि है, तिरुकुरल है। तिरुकुलर को 5वां वेद कहा जाता है। इसी तरह ये सब साहित्यिक स्रोत में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, ये सब भारतीय साहित्य हो गए। भारतीय साहित्य में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य, इसका हम अध्ययन किए। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं विदेशी साहित्य क्या क्या थे, मतलब विदेशी लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में क्या अपना योगदान दिया। तो विदेशी साहित्य में देखिए यूनानी, चीनी व अरब यात्रियों का वर्णन। इसमें से सबका महत्व है।
खासकर यूनानी और चीनी यात्रियों का बड़ा वर्णन है। अरब को भी हम भूल नहीं सकते, अरब यात्रियों के वर्णन को भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनानी रोमन लेखक में है मेगास्थनीज का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेगास्थनीज क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना है इनकी इंडिका, जो कि मूल रूप में खो गई है और अब बाद के अन्य यूनानी लेखकों के विवरण में सुरक्षित है। इसमें भारत के बारे में ढेर सारा वर्णन है। फिर टालेमी की भूगोल है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, इनकी रचना हिस्टोरिका है। फिर ये निर्याकस, सब यूनानी इतिहासकार सब, अरिस्टोबुलस, यूनानी और रोमन लेखक सब के ये उदाहरण थे। फिर चीनी यात्रियों में ह्वेनसांग और फहियान के विवरण से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इन्होंने कश्मीर की भी यात्रा की थी और इनका यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ के रूप में सुरक्षित है। ये ह्वेनसांग एक ऐसे यात्री थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ के उन्नयन के लिए तो ढेर सारा काम किए ही, साथ ही साथ भारतीय इतिहास को भी ये ढेर सारी भेंट दे गए। और वो एक भी किताब में थी सीयू की, उसी में उन्होंने भारत के बारे में ढेरों और प्रमाणिक वर्णन किया। वैसे ये मतलब कि विदेशी साहित्य में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, तो ये धार्मिक ही कहा जा सकता है। फिर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, ये भी उतने ही महत्व रखते हैं ह्वेनसांग की ही तरह। फिर इसके बाद विदेशी साहित्य में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, तो विदेशी साहित्य में यूनानी रोमन के बाद चीनी का अरब यात्रियों का, अरब से जो यात्री आए थे अल-बिरूनी, अल-मसूदी और मार्को पोलो। अल-बिरूनी के बारे में बता दूं, इनकी पुस्तक है तहकीक हिंद या भारत की खोज। इन्होंने भारतीय लोगों के बारे में लिखा है कि भारतीय लोग बड़े विद्वान होते थे, बड़े ही समझदार, लेकिन उतने ही बड़े बेवकूफ़ भी होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। उनका जो देश भारत है वही सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे सब बेवकूफ़ है। इसलिए उन्होंने भारत के लोगों को कूपमंडूक कहा था, यानी कि ज्ञानी तो है लेकिन कुएं के मेढक है, ऐसा वर्णन अल-बिरूनी ने किया था। और इसके बाद अल-मसूदी का भी वर्णन है। फिर मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, 1292-93 ईस्वी में। इन्होंने पांड्य देशों की यात्रा की थी और इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये मार्को पोलो साहब ने काकतीय वंश के वारंगल, जिसकी मतलब काकतीय वंश की राजधानी जो वारंगल थी, वहाँ की रानी रुद्रमा देवी के बारे में वर्णन किया है। ये सारे यात्री, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले भारतीय साहित्य के बारे में जाने, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। फिर विदेशी साहित्य में यूनानी, रोमन, चीनी और अरब यात्री। अब है साहित्य के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत है। अब देखिए, प्राचीन भारतीय काल जो लेखन का अगर उदय हो गया तो उस समय के लेखन वाले स्रोत मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए लेखन वाले स्रोत मिल गए जो उन्होंने उस समय की पांडुलिपि थी या लेखन काल के बाद जो पुस्तकें रचित हुई, ग्रंथ रचित हुए, वह सारे चीज़ स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोत की ओर देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला सवाल ये आता है कि पुरातात्विक स्रोत और भी ज़्यादा प्रमाणिक होते हैं, क्योंकि उस समय का अगर कोई अभिलेख मिल गया, जैसे अशोक का अभिलेख, उन्होंने कई सारे अभिलेख लिखा है, कई सारी भाषाओं में लिखा है और कई सारी लिपियों में भी लिखा है। बाहमी लिपि या खरोष्टी लिपि, यूनानी या अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि में हम लोग भी लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं इतिहास का लेखन या कोई भी चीज़ का लेखन बाएं से दाएं अगर हम लिखते हैं तो ये ब्राह्मी लिपि हुई। इसी में हम लोग अभी भी लेखन करते हैं हिंदी में, बाएं से दाएं। देखिए यहाँ हम बाएं, प्राचीन भारतीय, देखिए बाएं लिखे हैं, फिर इस साइड स्रोत आते आते दाएं, बाएं से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बाएं से दाएं की ओर आए हैं, तो यही ब्राह्मी लिपि हो गई। तो इनका अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी है, ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी में भी। खरोष्टी मतलब उल्टा, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है इस हिसाब से।
तो इनके लेख कई सारी लिपियों में है। तो अभिलेख हो गए, पुरातात्विक स्रोत, ये क्या होते हैं? अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता होते हैं ये सब बहुत प्रमाणिक होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इंग्लिश में कहा जाता है। अभिलेख जैसे अशोक का अभिलेख में अशोक ने बताया कि मैंने चलते हुए राहगीरों के लिए सराय बनवाए, गरीबों के लिए कुएं खुदवाए, प्यासे यहाँ पर पानी पी सके, ढेर सारे पेड़ लगवाए। तो ये सारी बातें जो अशोक वर्णन करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक बात हुई, क्योंकि उस समय के राजा ने, उस समय के सम्राट ने, उस समय के बादशाह ने अपना वर्णन करवाया। तो अभिलेख और भी ज़्यादा प्रमाणिक हो गए, क्योंकि पूरे करंट हो गए, वो एकदम उन्हीं राजा के कहने पर लिखा गया है। दूसरी बात, स्मारक एवं भवन, प्राचीन काल में स्मारक मिलते हैं, भवन मिलते हैं, ये भी इतिहास के लिए उतने ही महत्व रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में लाल किला है, या यूपी में आगरा में जो ये ताजमहल है। तो ये सारी चीज़ें कितनी सारी बातें कह देती उस समय का, किस प्रकार के लोग अगर ताजमहल की इतनी अच्छी वास्तविक स्थिति देखते हैं, इतना अच्छा उसका भवन निर्माण का सिस्टम देखते हैं, संगमरमर देखते हैं, अभी भी वैसा का वैसा ही है, इतना सुंदर लगता है। तो उस समय का इससे पता चलता है कि उस समय के लोग मतलब शासक वर्ग के पास एक तो बात थी कि पैसा उनके पास अच्छा था, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तब तो इतना अच्छा भवन का निर्माण कर पाया। दूसरी बात, संगमरमर की उपलब्धता भी थी, मजदूर भी थे, और भवन निर्माण करना भी जानते थे। तो ये सारी बातें हमें इतिहास के बारे में ये पुरातात्विक स्रोत बताती है। स्मारक का काम है, भवन का काम है, सिक्के भी स्रोत के रूप में उतने ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। सिक्कों के बारे में जान लीजिए। सिक्के हो गए जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसका वीणा बजाते हुए वर्णन है, तो मतलब इसे समझते हैं कि समुद्रगुप्त क्या था, वो संगीत का प्रेमी था। साथ ही साथ सिक्कों पर शासकों के काल भी लिखे रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो निश्चित ही इस काल में ये शासक था। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी जगह पर सिक्के किसी बहुत ज़्यादा अशोक के सिक्के मान लीजिए पाटलिपुत्र में मिले, तो इसको मानेंगे कि पाटलिपुत्र क्या था, अशोक का एक प्रमुख स्थल था, राजधानी ही थी। तो इसी तरह हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, और कहीं पर एकदम कम मिला तो सोचेंगे कि वहाँ पर उसका व्यापार चल रहा होगा, लेकिन उस पर प्रत्यक्षतः उन जगहों पर नियंत्रण नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे अंदाज़ा लगता है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, तब उस समय हम इसको पूरा डील करेंगे। फिर हो गया मूर्तियाँ, कलाकृति एवं बर्तन, मतलब मूर्ति, उस समय की मूर्तियाँ मिलती है, प्राचीन कालीन बर्तन मिलते हैं। इस सब से पता चलता है कि उस समय की स्थिति क्या थी, क्योंकि कभी कभी बर्तन जो मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, जिसको हम लोग मृद भांड कहते हैं, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के जो ये बर्तन मिला करते हैं, इन सारे बर्तनों को उस समय की जो कुछ लाइनें बनी रहती है, उस समय की कुछ चित्रकारी रहती है, तो इससे ये पता चलता है कि ये उस समय के लोगों की सोच क्या थी, किस तरह की चित्रकारी। अगर बहुत बढ़िया चित्रकारी की गई है तो इसका मतलब लोग क्या थे, विकसित हो रहे थे, उनकी सोच, उनका दिमाग, वो सब आगे बढ़ता जा रहा था, तो ये प्रगति का द्योतक था। तो इस तरह से इतिहास लेखन में आसानी होती है। तो ये सब इतिहास के स्रोत हो गए, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत हो गए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य आते हैं, जो वेद पुराण सब, बौद्ध साहित्य आते हैं, त्रिपिटक सब, और जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन इत्यादि। और धर्मनिरपेक्ष में कौटिल्यकार, सहस्रार्थ, तरंगिणी, परिणीक, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस। संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि। इसी तरह विदेशी साहित्य में यूनानी व रोमन लेखकों का वर्णन, चीनी यात्रियों का वर्णन, अरब यात्रियों का वर्णन। और पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। इस तरह से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का एक तत्कालीन अध्ययन किए हैं, और इसके बारे में ये बात समझे हैं कि ये किस प्रकार की स्रोत है, और इसे किस तरह से इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन किया जाता है, इतिहास का लेखन कैसे किया जाता है, स्रोतों की क्या भूमिका होती है, ये सब हमने आज अध्ययन किया। तो आज का हमारा क्लास यही
समाप्त होता है। हम अगले क्लास में इन स्रोतों का विस्तृत रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगले क्लास में हम पहले कर सकते हैं कि भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य और बौद्ध और जैन, इसका क्या करेंगे, धार्मिक साहित्य का अच्छे से अगले क्लास में फिर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये हमारा जो क्लास था वो पार्ट 1 के सब्सिडियरी जो इतिहास सब्सिडियरी के रूप में रखे हुए आनुषांगिक विषय के रूप में रखे हैं उन सभी छात्रों के लिए यह हमारा क्लास था। घरों में रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।